डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। हमारी देखो अर्थ पे वाटर भी है और लैंड भी है, तो वाटर में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बहुत सारे कलरफुल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। किसी का साइज बहुत बड़ा है, किसी का साइज बहुत छोटा है। तो क्या है, लिविंग बींग्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी प्रेजेंट है। अगर लैंड की बात करते हैं तो लैंड पे ट्रीज भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। एक छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके एक लार्ज ब्लू व्हेल तक के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, तो उसको पढ़ना, तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। उसको हमें स्टडी करना हो तो हम कैसे करेंगे। हम सारे ऑर्गेनिजम्स को तो एक साथ स्टडी कर नहीं सकते कि भाई ऐसे उठाया ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिया, तो इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, अर्थ के ओरिजिन से अब तक बहुत सारी डाइवर्सिटी आ चुकी है, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे इवॉल्व हो चुके हैं। तो उनकी स्टडी, अब क्या है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, क्यूरियस होता है, उसको जानने की बहुत इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है ह्यूमंस के अंदर। तो अगर हमें किसी किसी एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल के बारे में पढ़ना है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हमें एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लायन के बारे में जानने लग रहे, नहीं। एक पूरा सिस्टमेटिक मैनर होता है। तो उस सिस्टमेटिक मैनर को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, साइटोलॉजी होती है ना, सेल बायोलॉजी होती है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही एक टर्म होती है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ पे प्रेजेंट है, वाटर में या फिर लैंड पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम सबको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई अब इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स को। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, तो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक मतलब जो सिमिलरिटीज मैच करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो अब एक बार ये देखो, टेक्सोनॉमी देखो, टेक्सोनॉमी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे, मतलब कि क्या मतलब हुआ इस चीज का। हम जा रहे हैं कि कैसे, आपने देखो, आपने लायन को देखा है ना, आपने किसको देखा, टाइगर को देखा, लायन को देखा, टाइगर को देखा, और आपने देखा जैसे कि लेपर्ड को देखा। तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये तो लायन है और ये टाइगर है, कैसे रिकॉग्नाइज किया। लायन की जो पूरी बॉडी होती है उस पर स्ट्राइप्स नहीं होती है, और जो टाइगर होता है, टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है उसकी बॉडी पे, है ना। दोनों का कलर येलो है, लेकिन टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, लायन की बॉडी पे नहीं होती है। तो आपने ना अपने दिमाग में एक पहले से इमेज बना के रखी थी इनकी कि हाँ लायन ऐसा दिखता है और टाइगर ऐसा दिखता है, पैंथर ब्लैक कलर का दिखता है, कैट छोटी होती है, लेकिन हाँ डिफरेंट तो है, दोनों तीनों चारों पांचों चीजों में डिफरेंट तो है। तो कैसे रिकॉग्नाइज किया, आपने पहले से उसके बारे में एक इमेज बना के रखी थी, आपको पता था, आपने उसके बारे में स्टडी किया हुआ था। तो आपने उसके बारे में स्टडी कहाँ पे किया था, आपने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन में, कि कुछ साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, ताकि उनकी जो स्टडी है वो इजी बन सके। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी को क्या बोल देते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे,
देन उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसकी सिमिलरिटीज देखते हुए कि वो कौन से ग्रुप्स के साथ में उसकी सिमिलरिटीज मैच कर रही हैं, उन सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज को देखते हुए उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में हम लोग रख देंगे। तो जो ये टेक्सोनॉमी जो टर्म है, टेक्सोनॉमी, सबसे पहले टेक्सोनॉमी का आइडिया किसके दिमाग में आया था? कैरोलस लीनियस, एक साइंटिस्ट हुए, ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम लीनियस का नाम ना बार बार सुनने वाले हैं। क्यों सुनने वाले हैं? क्योंकि लीनियस का क्लासिफिकेशन में एक बहुत मेजर रोल है। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। अब पूछोगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था मैम? तो इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने ना पूरे अर्थ पे जितने भी, देखो मैंने अभी बताया था कि अर्थ पे बहुत ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वाटर में भी है, लैंड पर भी है, एयर में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो इन्होंने अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उन सबको दो किंगडम में रख दिया, मतलब दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। एक एनिमल वाला किंगडम हो गया, एक प्लांट वाला किंगडम हो गया। तो इसलिए इनको बोला जाता है, ही ऑल्सो गिव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपके AMU एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी NCERT की लाइन का क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे? कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड ही ऑल्सो गिव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑल क्लियर? टेक्सोनॉमी टर्म समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। अगर किसी को डाउट हो तो चैट में आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आई थिंक सब लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हम किसको बोलेंगे? टेक्सोनॉमी हमने देख लिया, हमने किसी एक स्पीसीज को देखा, किसी भी मतलब एक ऑर्गेनिज्म को देखा, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नॉमेनक्लेचर किया और उसकी सिमिलरिटीज को देखते हुए उसको एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया, जहां पर उसके जैसे और भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उस ग्रुप में हमने उसको रख दिया। तो लेकिन सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन का आइडिया आया कैसे? क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी बना सके। इजी बना सके मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि अर्थ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास एक सिस्टमेटिक मैनर तो होना चाहिए ना उसको पढ़ने के लिए, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया था। देखो कैसे किया गया क्लासिफिकेशन। मैंने आपको दो टब दे दिए, ठीक है, दो मैंने आपको टब दे दिए और मैंने दो टब दे दिए। एक टब के अंदर आपको रखनी है येलो बॉल्स। कैसी बॉल्स रखनी है? येलो बॉल्स रखनी है। और दूसरे टब में आपने रखनी है रेड बॉल्स। तो यहाँ पे खूब सारी येलो बॉल्स प्रेजेंट है, मानो येलो बॉल्स प्रेजेंट है। कुछ छोटे साइज की है, कुछ बहुत बड़े साइज की, कुछ लाइक ऐसे रेक्टेंगुलर मतलब सॉरी ट्राइंगल शेप भी है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स भी यहाँ रखे हैं, है ना। तो और कुछ रेड कलर के स्ट्रक्चर्स यहाँ रखे हैं। चलो यहाँ पे कुछ रेड कलर की बॉल्स भी है, रेड कलर का ट्राइंगल भी है, छोटा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल है। अब मैं आपको बोलूंगी कि ना आपने इन सारी चीजों को मतलब सिमिलरिटीज और इनकी डिससिमिलरिटीज देखते हुए क्लासिफाई करने हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे कि आप क्या करेंगे कि जो सबसे पहले तो कलर को देख के अगर क्लासिफाई करें तो आपने रेड रेड कलर की चीजें तो एक बॉक्स में रख दी, है ना। जिनका कलर रेड था सबको एक बॉक्स में रख दिया, और जिनका येलो कलर था उनको आपने एक बॉक्स में रख दिया। येलो वाले
बॉल्स हो गई या ट्राइंगल्स हो गए, उन सबको आपने एक बॉक्स में रख दिया। तो ये तो जो क्लासिफिकेशन किया आपने, मतलब इनको दो अलग अलग बॉक्सेस में सेपरेट कर दिया, ये किस बेसिस पे किया आपने? कलर के बेसिस पे किया। अब आपको मैं बोलूं कि कलर के बेसिस पे ना करके शेप के बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई करो, तो शेप के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? आपने शेप के बेसिस पे किया तो आपने ट्राइंगल्स को रख दिया रेड, वो चाहे रेड ट्राइंगल हो या चाहे वो ऐसा मतलब कि येलो ट्राइंगल हो, आपने ये रेड और येलो ट्राइंगल को सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन आपने किस बेसिस पे किया? ये आपने किया शेप के बेसिस पर। ये वाला क्लासिफिकेशन किया था आपने कलर के बेसिस पर। तो साइंटिस्ट ने ना बहुत तरीके से पहले क्लासिफिकेशन किया कि ऑर्गेनिज्म की शेप को देखते हुए कर सकते हैं, मतलब दिमाग में थॉट्स चल रहे थे कि शेप को देखकर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या कलर को देखकर। अगर हम कलर की बात करते हैं तो पैरेट, पैरेट देखा है सबने? पैरेट डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैरेट्स होते हैं, है ना, बहुत कलरफुल होते हैं। पिकॉक कितना कलरफुल होता है। दूसरी तरफ हम अगर एलिफेंट को देखते हैं तो कलरलेस होता है, ग्रे कलर होता है, एक ही कलर होता है बेचारे के पास। तो बहुत वेराइटीज प्रेजेंट है कलर के बेसिस पर भी। साइज की बात करते हैं, मॉस्किटो अगर एक बटरफ्लाई की बात करते हैं तो छोटी सी होती है, या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और अगर एक ह्यूज ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ह्यूज ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया? आपकी ब्लू व्हेल आ गई, एलिफेंट आ गया। अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल का साइज तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ब्लू व्हेल का साइज बहुत बड़ा होता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब ऐसे सोचेंगे कि मैम सही में ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है? तो हाँ, ब्लू व्हेल एक शिप के जितनी भी होती है, एक शिप की जितना बड़ा साइज भी होता है। तो ये हमारी अर्थ पे बहुत ऑर्गेनिज्म की बहुत वैरायटी प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया कैटेगराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना इनटू डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। या तो सिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करना या डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करना, इसको बोला गया है क्लासिफिकेशन। तो अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन करना जरूरी ही क्यों है? क्यों हम इतनी मेहनत करें? क्यों हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें? तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी तो बहुत है। समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? बोलो, जिसको समझ में आ यस रहा मैम। है बोलो, बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है। जो नोट्स हैं ये प्रॉपर नोट्स हैं, आपने क्या करना है, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसे ही नहीं कि पीडीएफ मिल गया तो हमारा काम हो गया, नहीं, हमें इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, इनको रीड आउट करना है बार बार जब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाए, और अगर कुछ डाउट रहता है तो उसे पूछ लेना है, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने टेक्सोनॉमी देख ली। हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके अलावा कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? इसके अलावा उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। तो ये दो क्वेश्चंस आपके बन गए हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से। चीजें तो सारी पढ़ी हुई हैं, ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था। बहुत सारी स्पीसीज हैं अर्थ पे, जैसा मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनको उनकी सिमिलरिटीज या उनकी डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया। If we classify organism into several categories, it will be easier for us to study them. ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन कर देंगे तो अगर हमें बैक्टीरियल डिजीज हुई है ना,
तो हमें पता होगा पहले से कि हाँ भाई हमें इस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हुई है। क्यों पता होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया हुआ है, बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरिया से अगर हमें कोई डिजीज होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये कैसे पता लगा? कि हमने बैक्टीरिया की स्टडी की थी। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया था, बैक्टीरिया को स्टडी किया, उसके बारे में पता लगाया कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो इसलिए स्टडी करने के लिए अगर अब बैक्टीरियल हमें डिजीज हो गई है तो अगर बैक्टीरिया की डिजीज के लिए हमें एंटी बैक्टीरियल बनाना होगा तो हमें पता होगा कि हमें किस बैक्टीरिया से डिजीज हुई है। ये चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। तो इसलिए हमको ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना भी जरूरी होता है। अब तुम बोलोगे कि मैम क्यों स्टडी करना जरूरी है? हमको तो स्टडी ही नहीं करनी, रहने दो, हमको तो क्लासिफिकेशन में जाना ही नहीं है। साइंटिस्ट तो पागल लोग पे कर दिया ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं। स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी था और स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। सेकेंड, we can also understand now different organisms are related to each other. अब देखो, आपकी नोज आपकी मम्मी से मिलती है या आपके पापा से मिलती है, तो ये एक रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक को एक रिलेशनशिप जनरेट हो गया ना आप में और आपके पेरेंट्स में। तो आपको पता है कि हाँ आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपका ओरिजिन आपके पेरेंट्स से हुआ है। ऐसे तो नहीं ना कि चिंपैंजी से हुआ है। अगर इनिशियल देखते हैं तो आपका ओरिजिन आपके पेरेंट्स से हुआ है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशन भी क्रिएट करता है। इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व। देखो, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, अर्थ के ओरिजिन के टाइम पर अर्थ पे ना कुछ भी नहीं प्रेजेंट था। अर्थ एक लाइक गोला थी। किसकी गोला? लाइक हीट की एक बॉल थी अर्थ। अर्थ को ऐसा बोला जाता है, अर्थ वाज लाइक बॉल ऑफ हीट। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर था, लाइक 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड अर्थ का टेम्परेचर था जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर। फिर धीरे धीरे चीजें कूल डाउन हुई, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हुआ, 50 डिग्री तक पहुंचा, देन 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा। जब टेम्परेचर नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद यहाँ पर ना ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ मतलब कि सबसे पहले बैक्टीरियाज आए, है ना। बैक्टीरियाज के बाद बैक्टीरिया क्या है? बहुत लाइक इनकम्प्लीटली डेवलप्ड जो जिसको बोल सकते हैं ना वो बैक्टीरियाज होते हैं। इनके जो फीचर्स होते हैं लाइक बहुत डेवलप्ड नहीं होते जो बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज के बाद इनसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आए, प्रोटिस्टा आए, फिर इनसे भी डेवलप्ड आए, फंजाइज आई, एनिमल्स आए, प्लांट्स आए। तो जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस था, इवोल्यूशन का प्रोसेस था, ये धीरे धीरे हुआ। ऐसे नहीं कि सीधे ना एनिमल्स आ गए, सीधे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हो गया था, मतलब कि सीधे के सीधे अर्थ बनी, अर्थ जैसे बनी, ह्यूमन बींग्स आ गए। नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। चीजें धीरे धीरे आई थी। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ था, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे अर्थ के टेम्परेचर में चेंज हुए। अर्थ का टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ तो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन से हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ये लाइन लिखी है ना कि इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ से माना जाता है? एप्स से माना जाता है, चिंपांजी से माना जाता है हमारा ओरिजिन। क्यों माना जाता है? कि जब हम हमारे कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स एप्स या चिंपैंजी के कैरेक्टर से मैच करते हैं, है ना। तो हमें पता लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट किससे हुआ है? हमारा डेवलपमेंट हुआ है एप से, चिंपैंजी से हुआ है। जो ये चिंपैंजीज हो गए, एप्स हो गए, ये हमारे एंसेस्टर थे। फिर इनके अंदर टेम्परेचर को देखते हुए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए इनके अंदर भी अडेप्टेशन आई, एप्स के अंदर अडेप्टेशन आई, इनके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन हुए और ज्यादा अडेप्टेशन आई। उसके बाद फाइनली ह्यूमंस का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर आपने देखा हो कि मानते हैं जैसे रेप्टिलिया हो गए, रेप्टिलिया से पहले हम कौन सा
फाइलम पढ़ते हैं, रेप्टिलिया से पहले हम पढ़ते हैं एम्फीबिया। आप पढ़ेंगे आगे, वैसे तो आप अभी 10th में है तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि रेप्टिलिया से पहले एम्फीबियंस थे। तो मतलब कि जो रेप्टिलिया होते हैं वो एम्फीबिया से इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियन से ही उनका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे देखो एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। जैसे भाई फ्रॉग हो गया, आपका मेंढक हो गया। मेंढक क्या रहता है, मेंढक क्या है, एम्फीबियन है, वाटर और लैंड दोनों पे रहता है। तो फिर कैसे पता लगा कि रेप्टिलिया एम्फीबियन से आए हैं, जो रेप्टिलिया है वो एम्फीबियन से आए हैं, कैसे पता लगा। रेप्टिलियंस में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं अभी, जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया है ना, या आपका टॉर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया या टॉर्टोइज हो गया। इन दोनों का ओरिजिन ये क्या है, ये भी तो दोनों, टॉर्टोइज भी तो लैंड में भी रहता है और किस कहाँ पे रहता है, वाटर में भी रहता है। क्रोकोडाइल भी लैंड पे भी सर्वाइव करता है, वाटर में भी रहता है। तो कुछ ये कैरेक्टर्स है, ये तो क्या हो गया, फिजिकल कैरेक्टर हो गए जो हम देख के बता सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी बोन्स का स्ट्रक्चर था, या फिर जो इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट थे, इनका स्ट्रक्चर था, इन सब को देखते हुए हमने पता लगाया कि हाँ भाई रेप्टिलिया कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियन से इवॉल्व हुआ है। इसीलिए क्लासिफिकेशन कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ था, हमने इनको एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा हुआ था। तो जब हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी हुई तो हमें पता लगा कि हाँ जो क्लासिफिकेशन है वो हमें इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। बच्चे इतना लेट आ रहे हैं, क्लास तुम्हारी खत्म होने वाली है, वो तुम इतना लेट क्लास एंट्री कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। बोलो, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा देखो, तो क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया, क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी था, ताकि हम स्टडीज ऑर्गेनिज्म की स्टडी इजी बन सके, उनको हम रिलेट कर सके और इवोल्यूशन हमें समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो अब इवोल्यूशन को देख लेते हैं थोड़ा सा कि इवोल्यूशन क्या होती है, इवोल्यूशन क्या प्रोसेस है। इतनी देर से मैम इवोल्यूशन इवोल्यूशन बोले जा रही है, बता तो रही नहीं है कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो देखो इवोल्यूशन क्या होता है, evolution is a process of gradual changes that take place over many generations, during which a particular organism slowly change some of the characteristics। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो इवोल्यूशन है वो एक ग्रेजुअल चेंज है, स्लो प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्टेशंस आना, इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टेशन आने को इवोल्यूशन बोलते हैं। एंड इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसे नहीं होता कि आज तुम उठे, हाँ आज तुम उठे मतलब आज रात में तुम सोए, कल तुम सुबह उठे तो तुम्हारे कान गायब हो गए, मतलब जो तुम्हारा जैसे, चलो ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं कि आपने देखा होगा पहले, आपने अगर टीवी वीवी देखा है तो पहले वाले जो ह्यूमंस दिखाते थे, हातिम ताई देखा है क्या किसी ने? हातिम ताई, हातिम ताई के टीवी पे आता था, एक सीरियल आता था, उसमें उसके कान में इतने ईयर जो पिना थी, उसके इतने बड़े बड़े ईयर पिना थे। लेकिन आजकल के, वो भी ह्यूमन था, ह्यूमन जैसा ही दिखता था, लेकिन आजकल के जो ह्यूमंस हैं उनके छोटे छोटे ईयर पिनाज है ना। तो ये क्या हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ है। हमें इतने बड़े ईयर पिनाज की जरूरत ही नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत नहीं है वो टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ वो चीजें
वो सारी चीजें क्या होती हैं, हाँ अब हमें इतने ईयर पिनास की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट होते चलेगा, ये रिड्यूस हो गए साइज में, ये साइज में रिड्यूस हो गए और इतने छोटू से रह गए। अब अगर हम बात करते हैं कैनायंस की, बात करते हैं हम लोग, जो हमारे टीथ होते हैं कैनायंस, जो पहले वाले जैसे आपने देखा हो, पहले इनका जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे साइज इनका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि जो हमारा ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, एप से हमारा ओरिजिन हुआ है ना। तो अगर जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पहले हमारा टीथ का साइज था ना वो बड़ा था, स्पेशली जो कैनायंस थे वो हमारी बॉडी में काफी डेवलप्ड थे। जो कैनाइंस क्या होता है, टीथ है, टाइप ऑफ टीथ है, हमारी बॉडी में काफी डेवलप थे, लेकिन धीरे धीरे इनका साइज रिड्यूस होते चला गया। क्यों रिड्यूस होते चला गया, पहले वाले जो ह्यूमंस थे, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब ह्यूमन का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर जो ह्यूमंस थे वो कहाँ किस पे फीड करते थे, वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते थे। तो उनको मतलब उनके पास चाकू वाकू कुछ नहीं हुआ करता था, वो एनिमल्स पे फीड करते थे, इसलिए उनके कैनाइंस मोर डेवलप्ड थे। लेकिन अब हमारे पास सारी सुविधाएं आ चुकी है, हमारे पास चाकू है, बहुत बहुत तरह के चाकू हैं, तो हमारे पास फोक है, नाइफ है, स्पून है, सब चीजें, तो ये कैनाइंस धीरे धीरे क्या है, रिड्यूस होते चले गए। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, तो मोर डेवलप्ड से लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ऐसे समझो, आप जैसे मैं आप जैसे 2 साल के थे, तो मैं आपको सीधे 10th की एनसीईआरटी पकड़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। वो क्यों नहीं समझ में आएगी, क्योंकि समझने के लिए आपको यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, 10th तक पहुंचना जरूरी है, 9th तक पहुंचना जरूरी है। आपने सबसे पहले, ऐसे तो हुआ नहीं कि 2 साल में सीधे आप जब 2 साल के थे आपने सीधे 10th क्लास में एडमिशन ले लिया था, नहीं, आपने सबसे पहले नर्सरी पढ़ा है ना, नर्सरी के बाद आप केजीज में आए, केजीज के बाद आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टेप वाइज स्टेप आपने प्रोसीड किया। तो ऐसे ही इवोल्यूशन का प्रोसेस भी होता है, धीरे धीरे चीजों में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस आती हैं और लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होते गया। जैसे कि सबसे पहले बैक्टीरियाज बने थे, बैक्टीरियाज बहुत लेस डेवलप्ड थे, बैक्टीरियाज के बाद इनसे मोर डेवलप्ड देन फाइनली ह्यूमंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हम ह्यूमंस क्या है, बहुत चालू आदमी होता है, बहुत चालू चीज है ये, बहुत दिमाग होता है ह्यूमंस के पास। एनिमल्स है, एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, जो इनका ब्रेन होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये है इवोल्यूशन का प्रोसेस। समझ गए इवोल्यूशन? तो अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? चार्ल्स डार्विन नाम से एक साइंटिस्ट हुए हैं, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन को सबसे पहले स्टडी किया। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब किया, कौन सी बुक में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक इन्होंने खुद ने ही लिखी थी। पहले इन्होंने इवोल्यूशन को जाना, उस पर पूरी रिसर्च की, फिर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि हाँ भाई ऑर्गेनिजम्स का ना फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया इवोल्यूशन का, कौन से ईयर में? 1859 में, और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में नोट डाउन किया। कौन सी बुक थी उनकी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। Evolution क्या है? Evolution is a process of gradual changes that take place over many generations, during which a particular organism slowly change some of the characteristics. And who gave the idea of evolution? First of all, who gave the idea of evolution? So Charles Darwin, the year 1859, and he wrote about evolution in his book The Origin of Species. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला था
किसके बारे में? लीनियस जी के बारे में। दूसरा आ गया है डार्विन के बारे में। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो चार्ल्स डार्विन की इस बुक का नाम पता होना चाहिए। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन का कंसेप्ट अपनी कौन सी बुक में लिखा था? तो कौन सी बुक में लिखा था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन? चार्ल्स डार्विन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। ऑल क्लियर? यस मैम। कुछ तो बोलो भाई, कहाँ हो तुम सब लोग? यस मैम। तुम लोग चैट में लिख सकते हो, तुम्हें कोई डाउट हो तो। बाकी सब लोगों को क्लियर नहीं है क्या? एक ही का आंसर आ रहा है यस मैम क्लियर है। बाकी सब लोग कहाँ हो? सुन भी रहे हो ऑडियो या क्लास में नहीं हो? बोलो बच्चों, चैट पे। यस मैम। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहाँ तक जितना पढ़ाया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर हुआ ना? यस मैम। ओके कूल, चलो। ओके 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 ओके, बोलते रहो, थोड़ा ऐसे एक्टिव रहो क्लास में, ऐसे लग रहा है कि कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? नेक्स्ट स्लाइड बोलती है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट आए थे, एरिस्टोटल जी, जिनका एरिस्टोटल जी आए थे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनको दो कैटेगरीज में रख दिया, या तो वो प्लांट हो सकते हैं या वो एनिमल हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने बोला कि अर्थ पे ना जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या तो वो प्लांट है या वो एनिमल है। तो क्या उनकी ये बात सही थी? बस एनिमल ही प्रेजेंट है अर्थ पे? उनका जो ये आइडिया था, ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल में रख दिया एनिमल्स को, लेकिन जो उनका ये आइडिया था, ये क्या था, ये लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं भाई, प्लांट्स और एनिमल ही नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। देखो, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। हैबिटाट के बेसिस पर क्लासिफाई किया। हैबिटाट का मतलब क्या होता है? हैबिटाट का मतलब होता है जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है। जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बोला जाता है उसका हैबिटाट, उसका घर। या तो वो पानी में रहता है या वो लैंड पे रहता है। तो एरिस्टोटल जी ने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से ग्रुप थे वो? प्लांट और एनिमल। प्लांट में उन्होंने बोला कि या तो वो हर्ब हो सकते हैं या वो सर्ब्स हो सकते हैं। हर्ब हो सकते हैं मतलब कि या तो हर्ब्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है ना, उनको हर्ब्स बोलते हैं। या फिर उन्होंने बोला कि ये सर्ब्स हो सकते हैं। सर्ब्स कौन से और एनिमल्स होते हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं जिनकी जो साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है? वुडी स्टेम होता है। फिर उन्होंने बोला कि प्लांट्स ट्री हो सकते हैं। ट्री कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और उनके पास वन वुडी स्टेम प्रेजेंट होती है। तो एरिस्टोटल ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबको प्लांट्स और एनिमल में कैटेगराइज किया। प्लांट्स में उन्होंने बोला कि तीन टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो हर्ब्स हो सकते हैं, या वो सर्ब्स हो सकते हैं, या तो हर्ब हो सकते हैं। व्हाइट कलर आ गया क्या? या तो वो हर्ब हो सकते हैं, या वो सर्ब्स हो सकते हैं, या वो ट्री हो सकते हैं।
फिर उन्होंने एनिमल्स के लिए बोला कि या तो वो एयर ड्वेलर्स हो सकते हैं, मैंने बोला ना कि हैबिटेट के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया, तो कैसे एनिमल्स के लिए उन्होंने बोला या तो वो एयर ड्वेलर्स मतलब एयर में रहने वाले एनिमल्स, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स और वाटर में रहने वाले एनिमल्स। तो अगर एक बात बताओ मुझे, वाटर में रहने वाले एनिमल्स उन्होंने बोला, वाटर में ऑक्टोपस भी प्रेजेंट होता है, ऑक्टोपस भी होता है ना, ऑक्टोपस तो सबने नाम सुना है, फिशेस भी होती हैं। तो क्या ये दोनों सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं? इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है क्या? ये वाटर में रहते हैं तो इनका क्या सब कुछ, इनका पूरा सिस्टम, बॉडी फंक्शनिंग कंप्लीटली सेम है? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लैंड पे क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं? सॉरी लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने, दिख रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है क्या सबको? लैंड ड्वेलर्स बोला, एयर ड्वेलर्स बोला, वाटर ड्वेलर्स बोला। एनिमल्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में रख दिया, एयर ड्वेलर्स जो एयर में रहते हैं, वाटर ड्वेलर जो वाटर में, और जो लैंड ड्वेलर जो लैंड पे रहते हैं। लेकिन जो उनका ये जो क्लासिफिकेशन था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? क्योंकि भाई प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट से लेके मल्टी सेलुलर प्लांट्स तक होते हैं। ऐसे ही नहीं होता कि हर्ब्स होते हैं या फिर लार्ज या स्मॉल, नहीं, बहुत यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं। आप आगे जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैम यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा होता है, हमने तो नहीं पढ़ा, आप पढ़ेंगे अभी आगे जाके। जो आपकी एल्गीज होती है उनमें यूनिसेलुलर, एल्गी क्या होती है? प्लांट ही होती है, वो भी यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिंगल सेल प्लांट। इमेजिन करो, सिंगल सेल प्लांट तो सुना ही नहीं हुआ तुमने कभी, लेकिन होते हैं। एनिमल्स में वाटर में रहने वाले भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं, लैंड पे रहने वाले भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं, और एयर में रहने वाले भी बहुत तरह की बर्ड्स हैं। कितनी वेराइटीज है बर्ड्स की भी। तो ये जो इनका जो ये सिस्टम था, ये क्लासिफिकेशन था, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद इनका जब ये सिस्टम डिस्कार्ड हो गया, इसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने और क्लासिफिकेशंस दिए। कौन से आए? उनको बोला जाता है मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हो गया है मेरी नेक्स्ट, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तो एक बार मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग कल देखेंगे। अब तक जो एक बार पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जो आज का लेक्चर था उसको यहीं पे, कहाँ गया, उसको यहीं कंपाइल करते हैं और जो आज अभी तक पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी देखा हमने। बायोडाइवर्सिटी में देखा द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, हमारे चारों तरफ हमारे एरिया में जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। तो ये हमने उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। तो टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लीनियस थे, जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म को, टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था, टेक्सोनॉमी टर्म दिया था। उसके बाद हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। तो ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखकर क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या था कि क्यों क्लासिफिकेशन करना चाहिए? तो ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनके बीच का रिलेशन जानने के लिए, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमें उनको स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई करना इम्पोर्टेंट था। फिर हमने इवोल्यूशन को देखा था कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। अब इवोल्यूशन लैंड पे भी, प्लांट में भी, एनिमल, सब किसी के अंदर होता है। क्या होता है, अब हम ऐसे दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है आने वाले 10-20 साल के बाद भी हम ऐसे ही दिखे, या आने वाले 100 साल के बाद भी ह्यूमंस ऐसे ही दिखे, जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि
जो हेयर है हमारी बॉडी पे, जो हेयर है वो कम हो रहे हैं ना, बाल मतलब जो सर पे जो बाल है वो कम हो रहे हैं, तो ये एक इवोल्यूशन का ही प्रोसेस है। आने वाले टाइम में लोगों की जो हाइट है वो कम मिलेगी, बॉडी पे बाल नहीं मिलेंगे, है ना, हेयर मतलब सर पे बाल नहीं मिलेंगे, तो ये कुछ इवोल्यूशन के चेंजेस ही है। और ये बहुत ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि सडनली हो जाए, नहीं, इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। मिलियन टू बिलियन ईयर्स लग जाता है इवोल्यूशन होने में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था चार्ल्स डार्विन को, देखा था कि चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन उन्होंने ही दिया था 1859 में। उसके बाद हम लोगों ने एरिस्टोटल के बारे में जाना था कि उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको दो कैटेगरी में रख दिया था, प्लांट्स और एनिमल। किस बेसिस पे? उनके हैबिटेट के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया था। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन। या जिसको डाउट है जल्दी से बोलो, क्या डाउट है बताओ। यस मैम। मैम जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था वो कैरोलस लीनियस से बोलो पहले बच्चे। दिया था। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कैरोलस लीनियस से क्लासिफिकेशन से पहले दिया था। तो आप अपना डाउट कल पूछिएगा, शायद आप अभी हैं नहीं, या तो आपने एंड कर दिया है। हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मैं मैम कर रही हूँ अभी।